Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of June 2021. तो गाइस आज है तारीख 9 जून 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है होली सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है, सेंटर ने कोविड-19 वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, लगभग 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया, आपको मालूम होगा कल हमने डिस्कस किया था कि अब से जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर सेंटर ज़्यादा फोकस करेगा, स्टेट्स के ऊपर से ये बर्डन कम कर दिया गया है, और इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परसों ही अनाउंसमेंट किया था। नाउ अब जो ये 44 करोड़ वैक्सीन है इसमें कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है, जिसको अवेलेबल करवाया जाएगा अगस्त और दिसंबर से। साथ ही साथ 30 करोड़ वैक्सीन के डोजेस और ज़्यादा हमने ऑर्डर कर रखे हैं, किससे, हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने क्यों ऑर्डर किया है, क्योंकि हमने परसों एक आर्टिकल देखा था जिसमें ये बात करी गई कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अभी तक 3.3% ही लोग जो है फुली वैक्सीनेट हो पाए, मतलब कि उनको ये दोनों ही वैक्सीन के डोजेज लगे हैं, तो मतलब ये काफ़ी पीछे चल रहा है हम लोग। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये सारे स्टेप्स उठाए गए, तो इतना सही इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। और एट द लास्ट यानी जून के एंड में क्या होगा कि जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको ले भी ये जो वैक्सीनेशन है उसको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर जिसमें बात करी गई है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन को लेकर जो चार्जेस वगैरह हैं, एक आप कह सकते हो स्टेबल चार्जेस बता दिए गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जो कोविशील्ड है उसके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो 780 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं, कोवैक्सीन के लिए 1410, स्पुतनिक 5 के लिए 1145 इतने रुपीज़ चार्ज किए जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो यहाँ पर बात करी गई है कि जो बच्चे हैं उनको आज के टाइम पर खासकर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, तो उनके लिए यहाँ पर स्टेप ये उठाया जा रहा है कि जो स्टडीज़ वगैरह हैं उनकी स्टडीज़ के अंदर ये रुकावटें ना आएँ। और इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो इन बच्चों को काफ़ी हद तक छूट दें, लगभग आने वाले 6 महीने तक तो टाइम देना ही चाहिए कि बच्चा जो है अपना फर्दर अरेंजमेंट कर सके, जिनको भी कोविड की वजह से ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आई हैं। उसी के साथ बेंच ने ये भी बोला है कि एग्जामिन करेंगे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं जो कि कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की बेंच के थ्रू, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, साथ ही साथ जो फर्दर एजुकेशन आगे की जो एजुकेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, साथ ही साथ स्पेशल केयर को बोला जाता है, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल केयर है ये, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। लगभग 27 जून को जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर हेयरिंग करने वाला है, और फिर उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा क्या क्या स्टेप्स इसके रिगार्डिंग उठाए गए हैं। ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें यहाँ पर आप देख पाओगे एक मतलब काफ़ी बेहतरीन दिमाग लगाया गया है। जो अरुणाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक ये ऐसा स्टेप उठाया है जिससे कि जो भी लोग डर रहे हैं, खासकर जो 45 साल से प्लस वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन के लिए गए ही नहीं हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है बहुत सारे र्यूमर्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। तो क्या किया गया, अरुणाचल के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे करा गया कि जो भी वैक्सीनेशन लगवाने आएगा, जो भी 45 साल से ऊपर वाले लोग हैं, ध्यान से सुनना, जो 45 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो अगर वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो उनको 20 किलो फ्री चावल मिल जाएगा। तो ये देखो एक यहाँ पर कितना बढ़िया स्टेप उठाया है जिससे कि सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाने आएंगे। क्या होगा, ये लोग देंगे 20 किलो ऑफ राइस फ्री टू ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति को मिलेगा जो भी 45 साल से ऊपर है जो कि वैक्सीन लगवाने आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है, ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, ये भी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है।
ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो यहाँ पर बात करी गई है, जो नेपाल है उसने आज के टाइम पर कोरोनल किट का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया है, क्योंकि इसका कहना यह है कि जो ये कोरोनल किट है इससे कोविड 19 वायरस जो है वो डिफीट नहीं हो पाएगा, कोविड 19 वायरस सही नहीं हो सकता। ठीक है, जो पतंजलि है, पतंजलि ग्रुप है, उसी ने यहाँ पर ये कोविड 19 आप कह सकते हो जो ये कोरोनल किट है वो नेपाल को गिफ्ट करी थी काफ़ी टाइम पहले ही, लेकिन अभी के टाइम पर क्या है कि ये सारी चीज़ें अभी नेपाल ने रोक दी हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो यहाँ पर इतना छोटा सा आर्टिकल है, ये आप देख सकते हो इतना सा आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत दम है। यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं, और अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, तो आपको मालूम होगा सुशील चंद्रा जी। अब यहाँ पर एक नए इलेक्शन कमिश्नर आ चुके हैं, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्हीं के साथ दो इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो एक जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, आने वाले टाइम पे अभी जो वीडियो होगा एंड में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फर्दर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत सारे नोट्स में ऑलरेडी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एक और छोटा सा आर्टिकल है, ये वाला जो पिक्चर है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हाथी है इसका नाजल स्वैब लिया जा रहा है, यानी कि कोविड की चेकिंग करी जा रही है। क्योंकि हुआ क्या है कि एक लायनेस की डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से वंदालोर जू के अंदर, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इस हाथी की भी टेस्टिंग करी जा रही है। अब जो ये हाथी है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के अंदर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है उसके अंदर। तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आ चुका है न्यूज़ के अंदर, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी टाइगर रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क है इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस दिया करो। अब यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है ये जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 1 में आपको फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये आपको तमिलनाडु के अंदर नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ ये पार्ट है नीलगिरिस बायोस्फीयर रिजर्व का। इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया वेस्टर्न साइड में, बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया नॉर्थ साइड में, मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया, मुकुर्ती नेशनल पार्क, हाँ ये हो गया साउथ साइड में। उसी के साथ जो ये मुदुमलाई है इसका मतलब है एंशिएंट हिल रेंज, मतलब काफ़ी पुराना हिल रेंज, और बोला यह जाता है 65 मिलियन ईयर्स ये पुराना है। ठीक है, जब वेस्टर्न घाट्स फॉर्म हुए थे। नाउ यहाँ के कुछ फ्लोरा और फौना है, मतलब कि क्या क्या प्लांट की स्पीशीज़ हैं, क्या क्या एनिमल की स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। जो फ्लोरा है तो यहाँ पे आपको खासकर बहुत लंबी लंबी ग्रासेस देखने को मिलेगी, घास देखने को मिलेगी, जिसको एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। उसी के साथ बहुत सारे बैम्बू मिलते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, बहुत सारी टिम्बर स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे कि टीक हो गया, रोजवुड हो गया। उसी के साथ एंडेमिक फ्लोरा भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फौना की बात करें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो टाइगर और एशियन एलिफेंट्स तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे मिलते हैं। उसी के साथ कुछ और स्पीशीज़ हैं, जैसे कि इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्वायरल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, ये सारे भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो जो ये आप कह सकते हो रिजर्व है, यहाँ पर आपको लगभग 260 के आसपास बर्ड्स की स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, जिससे यहाँ पर ये बोला जाता है जो इंडिया के अंदर 8% बर्ड स्पीशीज़ हैं वो मुदुमलाई से ही आती हैं, ऐसा यहाँ पर ये भी बोला जाता है। ना कुछ और टाइगर रिजर्व्स आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएंगे, वो कौन कौन से हैं, अनामलाई टाइगर रिजर्व, कालाकड़ मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व, और उसके बाद सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये इनके बारे में आप छोटा सा आइडिया रख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। ओके नाउ चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यू नॉर्म्स फॉर डिजिटल कंटेंट। देखो आज ना काफ़ी वीडियो लेट हो चुका है, कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं माइक को लेकर, मैं काफ़ी परेशानी हो जाती है, माइक कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि माइक पुराना है, माइक नया ही है, लेकिन वो पता नहीं क्या होता है कि कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो मतलब कभी कभार ये सिचुएशन देखने को मिलती है, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मैंने इसको बीच में देख लिया था, और फिर उसी की वजह से जो है मैंने वीडियो बीच में रोका, तो यार उसमें आवाज़ ही नहीं आई। मैंने सोचा यार अच्छा हुआ मेरी पूरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। आज कोई बात नहीं, वीडियो देखते हैं कितनी फास्टली कवर कर सकते हैं, तो आज आप लोग सुन लेना। नाउ यहाँ पे बात करी गई डिजिटल कंटेंट को लेकर, तो एजुकेशन मिनिस्टर ही जो है
उन्होंने यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस लेकर आ चुके हैं डिजिटल एजुकेशन के रिगार्डिंग। जो भी बच्चे हैं जो खासकर डिसेबिलिटी से यहाँ पर परेशान है, एक खासकर डिसेबल हैं, तो उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस लाई गई हैं ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ सकें। साथ साथ जो ये गाइडलाइंस रिलीज़ करी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड ये किया गया है जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको डिजिटली एक्सेसिबल किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो ये अवेलेबल भी हैं सारी चीज़ें मल्टीपल फॉर्मेट्स में, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साइन लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में यहाँ पर हम लोग कोशिश भी यही करेंगे कि अवेलेबल करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि डिसेबल पर्सन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को यहाँ पर ये हम लोग हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप देख पाओगे और भी चीज़ें ये बताई गई हैं, कुछ सप्लीमेंट्री कंटेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऑडियो में भी होंगी, विजुअल में भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे डिसेबल पर्सन हैं तो उनको यहाँ पर काफ़ी हद तक मदद प्रोवाइड करवाई जा सकती है। उसी के साथ जो ये गाइडलाइंस हैं और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर किए गए हैं, तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे डिसेबल पर्सन के लिए। उसी के साथ गाइडलाइंस के अंदर ये भी इंक्लूड किया गया है कि जो ये नेक्स्ट स्टेप है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म जो आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर और भी चीज़ें अपडेट करी जाएँ। आज के टाइम पर दीक्षा प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर भी अगर सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी तो काफ़ी हद तक बच्चों को ये हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। उसी के साथ नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर आप देख पाओगे JNU की बात करी गई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये 1000 यूनिवर्सिटीज़ की आप कह सकते हो लिस्ट में आ चुका है, मतलब कि जो दुनिया के अंदर जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है एक लिस्ट निकालती है और 1000 वर्ल्ड के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेकर आती है। तो उसके अंदर 1000 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया का JNU भी आ चुका है और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है JNU इसके अंदर आ चुका है। JNU को वैसे ही काफ़ी हद तक बदनाम कर रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर इसके अंदर आ चुका है। उसी के साथ यहाँ पर 22 और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टॉप 1000 लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, और पिछले साल ये 21 थे, लेकिन अब की बार यहाँ पे बढ़ गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हम लोगों को देखने को मिल रही है। आप देख पाओगे सबसे टॉप पर आता है, यानी कि इन्हीं 1000 इंस्टीट्यूट के अंदर जो इंडिया का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि 177वें नंबर पर आता है वो है IIT बॉम्बे। उसी के बाद आता है IIT दिल्ली 185 पर। उसके बाद बेंगलुरु, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, ये सब रैंक में आ चुके हैं इस टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उसके साथ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जो JNU है वो आपको 561 से लेकर 570 के आसपास की इनकी रैंकिंग देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, लगभग 22-23 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टॉप वर्ल्ड के अंदर गिनी जा रही हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें बात करा गया है क्रैकडाउन ऑन फेक मेडिसिन, यानी कि बहुत सारी फेक मेडिसिन देखने को मिल रही हैं। उसके लिए जो इंटरपोल लेड है इसने ऑपरेशन पैंगिया और 14 चला दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो खासकर ये जो ऑपरेशन है ये क्या होगा, जिसमें जो फेक मेडिसिन है या फिर नकली मास्क हैं या फिर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, उसको सीज़ किया जाएगा। यहाँ पर देखने को ये मिला है लगभग 1.1 लाख वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये नकली सामान दिया जा रहा है। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है, इनको डाउन किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक या फिर इलिसिट मेडिसिन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ये जो ऑपरेशन है इसका नाम ध्यान रखना, ऑपरेशन पैंगे 14 यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, इसको हमने 2008 में ही लॉन्च किया था, पहली बार कंडक्ट किया गया था जब लगभग 277 लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हो कि सस्पेक्ट किया गया था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेंजरस फार्मास्यूटिकल्स को पकड़ा गया था। तो ये 2008 से ही जो है हम लोग लगातार ये मिशन कंडक्ट करवा रहे हैं। और उसी के साथ पेंडेमिक के टाइम पर भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिली, बहुत सारा फेक प्रोडक्ट्स देखने को मिला। और जो ये ऑपरेशन है इसमें देखने को मिला कि 1,13,000 के आसपास जो वेबसाइट लिंक्स हैं वो थी। ठीक है, और वो जो वेबसाइट लिंक्स हैं उस पर काफ़ी सारा फेक प्रोडक्ट था, तो उसके ऊपर यहाँ पर स्टेप उठाया गया है। और बात करें तो दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर, दुनिया भर की कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से आप कह सकते हो काफ़ी हद तक सीज़ किया गया है, वेनेजुएला के अंदर। फिर उसके बाद और ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, कतर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारे चीज़ों को ये सीज़ किया गया है। नाउ जो ये सीज़ड आइटम है इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट। सीज़ आइटम के अंदर हिप्नोटिक, सेडेटिव मेडिसिन हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पिल्स हैं, मेडिकल सर्जिकल डिवाइस है। ठीक है, कोविड टेस्ट किट्स है, मास्क हो गया, सिरेंजिस हो गए, पेन किलर्स हो गए, स्टीरॉइड्स, एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये फेक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर एक तरीके से पकड़ा गया है, यानी कि ये सारी चीज़ें फेक हैं, तो इनको सीज़ किया गया है, ये स्टेप उठाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि ये लोगों की हेल्थ के ऊपर ही उल्टा प्रभाव डालेगा।
उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पर राजनाथ सिंह ने यानी कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तरीके से प्रेज़ करा है इंडिया और स्वीडन के टाइज को डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अपनी फ़र्स्ट कॉपी जो SIDM मेंबर डायरेक्टरी है उसको लॉन्च किया 2020-21 की, और यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया और स्वीडन के बीच में बहुत सारे आप कह सकते हो कोऑपरेशन है, साथ ही साथ ये दोनों अपने डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर कैपेबिलिटी है, ये लोग आगे चल सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी साइन करी गई है इस इवेंट में लगभग। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किसके बीच में साइन करी गई है? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर और स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिससे कि ये दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर अपने बायलैटरल रिलेशंस, साथ ही साथ जो आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनको प्रमोट करेंगे। एक तरीके से रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, तो रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर दो कंट्रीज़ का कोऑपरेशन हो रहा है, दो कंट्रीज़ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही हैं, साथ में मिलकर काम करने का डिसाइड कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके रिलेशंस भी काफ़ी हद तक इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक्शन लेना है अगेंस्ट द इलीगल अडॉप्शन। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें देख रही हैं। देखो हुआ क्या है, कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बड़े बच्चे हैं, लेकिन इसी बीच में इलीगल अडॉप्शन भी देखने को मिल रहा है। लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ में यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर ये इलीगल अडॉप्शन को रोका जाएगा और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को बोल दिया है कि आप लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो जाओ। जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, NGOs हैं, जो भी लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि अगर इलीगल तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है कहीं पर भी, तो फिर उसके खिलाफ आपको स्टेप उठाना है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हो गई है इस कोविड-19 की वजह से, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, कि बहुत सारे आप कह सकते हो NGOs वगैरह है जो कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो इनके रिगार्डिंग ये स्टेप उठाया जाएगा। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनको डायरेक्ट किया गया कि आप लोग क्या करो, प्रिवेंट करो एनी NGO फॉर्म कलेक्टिंग फंड्स, ठीक है। साथ ही साथ और क्या बोला, NGO को रोको फ़ंड कलेक्ट करने से। उसी के साथ बहुत सारे जो बच्चे आज के टाइम पर अफेक्टेड हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो CARA है उसका भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये मेंशन करी गई है, वो ये है कि देखो कोई भी बच्चा, नो अडॉप्शन ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब ऐसा बच्चा जो कि अफेक्टेड हो, ठीक है, तो उसका अडॉप्शन परमिट नहीं करता है हमारा जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये JJ एक्ट 2005 है, इसके खिलाफ यहाँ पे ये सारी चीज़ें जाती हुई नज़र आएंगी। तो अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ इस एक्ट के थ्रू ये स्टेप उठाया जाएगा ना। उसमें सारा का भी इन्वॉल्वमेंट किया गया है, मतलब कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से अडॉप्ट कराया जाता है कहीं पे भी, तो ये जो सारा है ये भी स्टेप उठाएगा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिलेगा अंडर द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और उसी के साथ बहुत सारे एक्शंस जो है लिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़ और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक है, कि इस चीज़ को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि NCPCR ने एक स्टैटिस्टिक्स दिया था। NCPCR क्या है? बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि जो ये बच्चों के हक हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये बॉडी काम करती है। तो इसके स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज के टाइम पर अफेक्टेड हैं। लगभग 3621 चिल्ड्रन हैं जो कि ऑर्फेंड हो चुके हैं, जिनके माँ बाप की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे यहाँ पर स्टेप देखने को मिल रहा है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग उनको प्रोटेक्ट करने का, एक तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। उसी के साथ इन्विटेशन टू पर्सन फॉर एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ एज एन अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड कैन बी परमिटेड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ CARA। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो अगर यहाँ पर बिना किसी CARA यानी कि जो अथॉरिटी है, एक तरीके से सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके बिना पता चले, इसके बिना इसके अंडर यहाँ पे जांच पड़ताल करे अगर कोई भी एडॉप्शन होता है तो उसके खिलाफ डेफिनेटली ये स्टेप्स उठाए जाएंगे। ओके, नाउ आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कितने कितने प्राइस रखना है कोविशील्ड, कोवैक्सीन के। तो मैंने अभी बताया आपको, सबसे फ्रंट पेज पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें बात करी गई है लगभग 88,000 न्यू केसेस देखने को मिले हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, मतलब 1 लाख से आंकड़ा नीचे आ चुका है। अब की बार यहाँ पे क्या है, कोविड काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आया है। नाउ आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। यहाँ पे चाइना का एक स्टेटमेंट है, ब्रिक्स अपोजेस एक्सेप्शनलिज्म। मतलब क्या है, जो बीजिंग है उसने, आप कह सकते हो कि
एक स्टेटमेंट फ्रेम किया है कि आज के टाइम पर जो वेस्टर्न और फिर वेस्टर्न मल्टीलेटरलिज्म खासकर देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से चाइना के अपोजिशन में है। तो चाइना उसी चीज़ को अपोज करता है। यानी कि क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिलता है, बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर वर्क कर रही होंगी। तो जो वेस्टर्न साइड में आपको मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर जो है ग्रुप बनाकर चल रही हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ब्रिक्स जो है इन सब चीज़ों को अपोज जो चाइना है उन सब चीज़ों को अपोज करता है, चाइना अगेंस्ट है। और इसी चीज़ के अंदर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर दी, एक तरीके से इनका अगेंस्ट में होना ना, किससे खिलाफ है, ये सारे ग्रुप से खिलाफ नहीं है, ये तो चाइना खिलाफ है सिर्फ एक ही ग्रुप के, क्वाड के। यहाँ पे आप देख पाओगे ये चीज़ मेंशन करी गई है। क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। इन तीनों का ये ग्रुप है पूरा का पूरा। इंडिया खासकर ब्रिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया के लिए आज के टाइम पर ये प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स के अंदर भी हैंडल करना चीज़ों को, और इंडिया इस बार ब्रिक्स को होस्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ क्वाड का भी मेंबर है। तो जो चाइना है वो क्वाड के पूरी तरह से अगेंस्ट में रहता है। चाइना का कहना यह है कि ये जो क्वाड ग्रुप है ये एक एंटी चाइना है, चाइना के खिलाफ काम करता है। तो चाइना का यहाँ पर यही स्टेटमेंट है, जो ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसा मल्टीलेटरलिज्म है, इनके खिलाफ यहाँ पर ये चाइना देखने को मिलेगा। ओके, जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये फॉरेन मिनिस्टर ने बोली है चाइना के, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। ब्रिक्स क्या है आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको जाननी है, ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अंदर आपको ये 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। इन 5 कंट्रीज़ से मिलकर ये ब्रिक्स बना है। उसी के साथ ब्रिक्स का जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि किस तरीके से ये लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पर इनको काम करना चाहिए, ठीक है। साथ में मिलकर कंसल्टेशन और कोलैबोरेशन को लेकर काम करना चाहिए, जो कि हाल ही में इनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारी बातें बोली गई हैं। यानी कि एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत हुई थी। उसी के साथ इनको एक रेस्पॉन्सिव, एक्शन ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस्ड पर काम करना चाहिए। जो भी प्रिंसिपल हैं वो ऐसे होने चाहिए जहाँ पर एक्शन बेस्ड हो, सॉल्यूशन बेस्ड हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। इन सभी के सभी ब्रिक्स कंट्रीज़ को ऐसा यहाँ पे ब्रिक्स का स्टेटमेंट दिया गया। साथ ही साथ इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, इनको जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं उसको यूज़ करना चाहिए, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इनका इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी जो कैपेसिटी है उसको आज के टाइम पर बढ़ानी है। उसी के साथ यहाँ पर एट द लास्ट ये बोला गया कि जो इनका ये पूरा का पूरा संगठन है इसको और ज़्यादा प्रमोट करना है और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर ग्रुप है, देखो जनरल सी बात है, ये तो आपको ध्यान रखना है, अगर उसके बीच में मीटिंग होती है, ब्रिक्स की नहीं बात कर रहा, कोई भी ग्रुप होगा, तो उसमें क्या होगा, खासकर कोऑपरेशन की बात होती है। यहाँ पे ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आपस में मेल मिलाप है इन दोनों का, इन सारे पॉइंट्स का। क्या है कि देखो क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि कोऑपरेशन होना चाहिए, आपस में मिलकर काम करना चाहिए, ग्लोबल कैपेसिटी में काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें सारी कंट्रीज़ कोऑपरेशन को लेकर ही बातचीत करती रहती हैं, वो जनरल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या है, सबसे पहले तो देखो जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिक्स। तो ध्यान रखना ब्रिक्स के बारे में, ये आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आपको टॉपिक देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स करके। ब्रिक्स क्या एक एक्रोनिम है, मैंने आपको बताया, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो ब्रिक्स के लीडर समिट है, यह हर साल आपको देखने को मिल जाती है, जो समिट होती है। उसी के साथ और चीज़ क्या है, जो ब्रिक्स है इसका कोई आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर कोई एक तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है, 5 नेशन का ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। जो इनकी चेयरमैनशिप है वो हर साल जो है रोटेट होती रहती है, कभी कोई चेयर करता है, कभी कोई चेयर करता है, तो ऐसा ही रोटेशन होता रहता है। कोई फिक्स्ड यहाँ पर कंट्री को चेयरमैनशिप नहीं दे रखी है। उसी के साथ जो ये ब्रिक्स का कॉपरेशन है पिछले 10 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र भी आया है। और ब्रिक्स के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो इनके फ़ीचर्स ये हैं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 40% तक पॉपुलेशन ये ब्रिक्स कवर कर देता है। क्योंकि इसके अंदर 2 कंट्रीज़ तो ऐसी आ गई, इंडिया, चाइना, जो कि टॉप की आज के टाइम पर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। तो 40% तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन 5 कंट्री से, इस ग्रुप से पूरी हो जाती है। 30% तक जो जीडीपी है वो ये ग्रुप पूरी कर देता है। उसी के साथ जो टाइमलाइन वगैरह की बात है कि जो पहली ब्रिक की समिट हुई थी, ध्यान रखना 2009 में हुई थी। पहले इसको ब्रिक्स नहीं बोला जाता था, इसको पहले ब्रिक बोला जाता था, यानी कि जो सी बोला जाता था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं आया था। लेकिन 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को हमने इन्वाइट किया कि आप लोग भी जाकर ब्रिक को ज्वाइन करो। तब से ये जो ब्रिक है ये एस बन गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी आ गया। नाउ काम क्या होता है, मैंने फिर से देखो वही चीज़ें यार यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये जो ग्रुप है इसका मेन काम क्या होता है, अपने कोऑपरेशन को इंटेंसीफाई करना, डीपन करना, रिलेशंस को मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको बना के रखना। जो ग्रोथ है देखो वही चीज़ें बार बार, यानी कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करना, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिलेशंस हैं
और भी इकोनॉमिक कोऑपरेशंस हो गए, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना, एक दूसरे की कंट्रीज़ की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक और ग्रुप के बारे में बता देता हूँ, आपको मालूम होगा, ये मैंने भी यहाँ पे डिस्कशन किया था, जो चाइना है वो क्वाड के अगेंस्ट में है, ठीक है। अब ये क्वाड क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है। ये आपको देखने को मिलेगा, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसका जो पहला प्रपोजल है वो हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब ने दिया था 2007 में, लेकिन तब इतना फोकस नहीं किया गया। फिर 2012 में फिर से शिंजो एबे साहब ने ये बोला था कि चारों कंट्रीज़ को मिलकर यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बना लेना चाहिए, क्वाड, जो कि एंटी चाइ मतलब जो कि चाइना को टैकल करें। उसी के साथ यहाँ पर और क्या हुआ, फिर 2017 में इसके ऊपर स्टेप्स लेने चालू हुए, और 2017 से ही जो ये ग्रुप है वो लगातार ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आप लोग देख ही पाओगे, ठीक है। और आज के टाइम पर ये ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो चुका है, और अभी हाल ही में क्वाड की समिट भी हुई थी, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। जो आज का थंबनेल देख रहे हो वो भी क्वाड की समिट का थंबनेल है, मैंने पहले भी लगाया था वो थंबनेल, आपको मालूम होगा। लगभग 12 मार्च के आसपास ये क्वाड की समिट हुई थी, ठीक है, हाँ यही डेट थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है, चाइना ने ऑफर कर दिया है आसियान नेशंस को वैक्सीन का सपोर्ट। तो चाइना वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहा है आसियान नेशंस को, ठीक है। तो ये आर्टिकल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसे पढ़ लो। आसियान क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है इसके अंदर, जिनको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा देखो, बहुत सारे लोग होंगे जो कि बोल रहे होंगे कि यहाँ पर डेली बेसिस पे क्यों कवर कर रहे हैं हम लोग, कि कल भी आसियान पढ़ा था, आज भी आसियान पढ़ रहे हैं। देखो, डेली बेसिस पर लगभग 250 से 300 लोग डेली बेसिस पर जुड़ रहे हैं। तो क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने आसियान स्टार्ट करा तो उसको स्किप कर लो अगर आप लोग को मालूम है तो, वरना अगर आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर रहे हो, यानी फिर से रिवाइज़ कर रहे हो, रिवीजन होता जा रहा है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर रट जाएगा ये सारी चीज़ें। नाउ आसियान के बारे में बात करें तो जीएस पेपर 2 के आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके साथ जो आसियान है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। काम क्या है, जो ग्रुपिंग है, अगेन वही सारी चीज़ें ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक लेन। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साथ ही साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन को, ये 3 कॉपरेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक के अंदर। और जो ये आसियान है बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताई है ही, और इसके अंदर आपको 10 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अब आप सोचोगे इसमें से, अब यहाँ पे जितने नाम देखें अभी न्यूज़ के अंदर क्या क्या है, कंबोडिया न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, म्यांमार न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को रिवाइज़ भी करता रहा करो। चेयरमैनशिप की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर भी जो चेयरमैनशिप है, जो वो हमेशा रोटेट होती रहती है, कोई फिक्स चेयर यहाँ पर किसी को नहीं दी गई है। नाउ आसियान कंट्रीज़ की क्या खासियत है, ये लोग लगभग 650 मिलियन तक की पॉपुलेशन को कवर करते हैं दुनिया भर में। एक तरीके से इनका ग्रुप इतनी पॉपुलेशन को लेकर चलता है। उसी के साथ जो इनकी जीडीपी वगैरह है वो आपको 2.8 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इंडिया जो है चौथा ट्रेडिंग पार्टनर आपको देखने को मिलेगा इन नेशंस के साथ, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ ग्रुप का जो मेन काम यही है कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, साथ ही साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सके, और दुनिया भर में एक लार्जेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट बनाया जा सके कि आपस में सारी कंट्रीज़ मिलकर भरपूर ट्रेड करें। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा होगा, कल आपने ये आर्टिकल देखा होगा, मतलब हो सकता है देखा होगा, वैसे कल रात में मेरे पास नोटिफिकेशन आया, कल मैंने ये आर्टिकल देखा था। कल बहुत सारे न्यूज़पेपर में कवर किया गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया और भी इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, लगातार इसको कवरेज मिला। क्यों मिला, क्योंकि जो आज के टाइम पर फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, तो ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे इनको क्या हुआ, थप्पड़ मार दिया किसी ने। ये जो है वोटिंग वगैरह के लिए जा रहे थे एक तरीके से, मतलब जो भी इनके मिलने वाले थे अपने वोटर्स वगैरह से मिल रहे थे ये, और मिलते मिलते क्या हुआ, एक आदमी से मिलने गए और उस आदमी ने हाथ मिलाया और फटाक से एक थप्पड़ मार दिया खींच के, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है ट्विटर के ऊपर। ये वीडियो हो सकता था मैं दिखाता, लेकिन वो वीडियो इस तरीके से टिल्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो वीडियो ऐसे टिल्ट नहीं हो पा रहा है, वो वीडियो सीधा सीधा यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो जो स्ट्रक्चर है ना वीडियो का वो ख़राब हो जाएगा, इस वजह से मैंने यह वीडियो नहीं लगाया। तो वीडियो वो आप लोग जाकर देख सकते हो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे इकॉनमी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो एक ही आर्टिकल है जो कि इकॉनमी से रिलेटेड है। यहाँ पे बात करी गई है, वर्ल्ड बैंक ने देखा है इंडिया जो है वो ग्रो होने वाला है लगभग 8.3% से, ठीक है। इंडिया की जो ग्रोथ है वो इतनी होगी ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये कोई इसमें और बहुत सारा डेटा दे रखा है, तो इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से जो ढेर सारा डेटा होता है ना, इतना परसेंट वो आपको कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेट है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आप खुद देख लो, सिर्फ और सिर्फ ये एस्टिमेशन के बारे में बातचीत करी गई है, और बाकी क्यों करी गई है वो आपको मालूम होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये पता चला कि जो हमारी पिछले साल की जीडीपी है
वो काफ़ी हद तक डाउन पहुंच गई है, मतलब -7.3 के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, ये याद रख सकते हो, ये पर्टिकुलर डेटा याद रख सकते हो, जो स्पेसिफिक है इंपॉर्टेंट है उसको याद रखो। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे मुझे पता है कि हाँ -7.3 है, आपको ही पता होगा, हमने डिस्कस कर रखा है इसको, तो उतना याद रखो, उसके अलावा ज़्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में ध्यान देते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है, इसमें आप देख पाओगे, ये पिक्चर मुझे मिल गया, ये पिक्चर बहुत बेस्ट था, तो उस वजह से यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, अब लोग वर्ल्ड बैंक को देखोगे ना, तो उसमें मतलब चीज़ें कवर ही नहीं हो पाएंगी, इतनी सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपको ये हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई 1944 के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर यानी यूएसए के अंदर। और उसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या हुआ? लगभग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। एक का नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरे का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन अभी यहाँ पर इन दोनों ग्रुप को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक बन गया है। अब आपको ध्यान देना है, इस जो मतलब कि इसकी जो वर्ल्ड बैंक की नींव है ना, वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर साल जैसे जैसे बीतते गए, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको वर्ल्ड बैंक बना दिया गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बना दिया गया। ठीक है, और जो कंट्री है वो जो IMF है, पहले देखो वो जो जो भी कंट्री है वो वर्ल्ड बैंक की मेंबर कैसे होगी? पहले उसको IMF का मेंबर होना होगा। ठीक है, पहले वो IMF की मेंबर होगी, देन उसके बाद ही जो है ये वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो सकता है कोई भी कंट्री। ओके, नाउ वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे आज के टाइम पर। वो ग्रुप्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, ये हैं बेसिकली 5 ग्रुप। ठीक है, पहला ग्रुप है IBRD, इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और आज के टाइम पर जो वर्ल्ड बैंक बोलते हैं ना, इन दोनों ग्रुप्स को मिलाकर साथ में ये वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। अब ये जो दोनों ही ग्रुप हैं, इनका मेन काम ये है कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हो गई, लो इनकम कंट्रीज़ हो गई, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री लोन देना, क्रेडिट देना, ग्रांट देना, तो ऐसी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसी के साथ जो IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है कॉर्पोरेशन, ये आप देख पाओगे, ये भी हेल्प करता है बहुत सारी कंट्रीज़ की कि वो जो ग्रोथ हैं वो अचीव कर सकें, उनका जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ जो उनका फाइनेंशियल मार्केट है उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करवाता है। उसके साथ जो ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाता है, क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करवाता है। उसके साथ जो MIG है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काम करता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पिक्चर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, फिलहाल याद रखना जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है उसके 5 ग्रुप्स ही आपको देखने को मिलेंगे, और जो ये शुरू के IBRD और IDA है, इसको मिलाकर ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक बन जाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, दैट इज़ पेज नंबर 6। 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला। ठीक है, उसके बाद कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, वो आपको रीड करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, फिलहाल तो अभी यहाँ पर 2 आर्टिकल के बारे में बातचीत हो रही है। तो जो पहला आर्टिकल ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या है, आज के टाइम पर ये बोला जा रहा है जो मालदीव्स और इंडिया है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये UN के स्ट्रक्चर्स को, UN के पावर स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, और इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर जीत गए, और उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। तो मतलब आज के टाइम के जो UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पढ़ना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है क्या। ये जनरल असेंबली, आपको इसके अंदर 193 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, और ये पूरी जनरल असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव है UN बॉडी की। UN बॉडी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, इसके अंदर सारी बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हर साल अगर हम बात करें, सितंबर में जो इनकी मीटिंग होती है, और उसमें वहाँ काफ़ी सारा डिस्कशन किया जाता है। जनरल असेंबली हॉल आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पर इसका सेशन, डिबेट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि पीस सिक्योरिटी हो गया, या फिर किसी नए मेंबर को एडमिट करना है, बजटरी मैटर्स हो गया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर अगर डिसीजन लिया जाएगा तो 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है जनरल असेंबली के अंदर। साथ साथ जो डिसीजंस हैं और भी जो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उनके ऊपर सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ये पीस सिक्योरिटी या फिर किसी नए मेंबर को एडमिट करना हो, या फिर बजट के रिगार्डिंग मैटर हो, तो उसमें यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। नाउ जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है हर साल, तो इस बार के इलेक्ट होकर आ चुके हैं मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया कैसे यहाँ पर, इंडिया का ये क्या रिलेशन बात करी जा रही है यहाँ पर।
तो इंडिया के जो मालदीव्स के साथ रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, और हमने पहले ही वादा कर रखा था मालदीव से कि हम लोग मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे, और इंडिया ने मालदीव्स को सपोर्ट करा है इस इलेक्शन में, और मालदीव्स जीत कर निकल के आया है। ठीक है, अगर आप सोचो यहाँ पे कोई अपोजिशन में नहीं था, तो जी बिल्कुल था। अफगानिस्तान के आप कह सकते हो यहाँ पे अफगानिस्तान का मेंबर था एक, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलमाय रसूल, ये अपोजिशन में थे। तो अफगानिस्तान हमसे बोल रहा था कि हमें सपोर्ट करना, लेकिन हम पहले ही जो है मालदीव से कह चुके थे हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया ने मालदीव्स को ही सपोर्ट किया है। हालांकि अफगानिस्तान के रिलेशंस जो है आज के टाइम पर इंडिया के साथ अच्छे हैं, हालांकि अफगानिस्तान जो है एंटी चाइना आज के टाइम पर रह रहा है, लेकिन फिर भी जो है हमने सपोर्ट मालदीव्स को ही किया, क्योंकि हमने उससे पहले बोल दिया था। उसके बाद आगे अगर हम बात करें क्या है कि देखो इससे पहले के प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब अभी तो ये अब्दुल शाहिद जी इलेक्ट होकर आए हैं, इससे पहले यूएनजीए का प्रेसिडेंट कौन था, वो तुर्की का प्रेसिडेंट था। ठीक है, जो तुर्की का मेंबर है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और तुर्की हमेशा से ही इंडिया के अगेंस्ट में रहा है। अगर हम बात करें, उसने पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा प्रो पाकिस्तान रहा है वो, और पाकिस्तान से उसने काफ़ी सारी चीज़ें, पहली बात तो पाकिस्तान गया था, और वहाँ के जो मेंबर हैं अर्दोगान है वो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में जाकर जो है कश्मीर का मुद्दा उठाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। तो और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर की, तो जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर उनका कहना यह है कि जो ये कश्मीर वाला मुद्दा है वो इंडिया का खुद का मैटर है, उनको देखने दो, हमारी कंट्रीज़ को, दूसरी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उसी के दम पर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब के टाइम पर क्या होगा, जो इंडिया और मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं ये आपस में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं एक तरीके से। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसकी जो काफ़ी हद तक पावर स्ट्रक्चर्स है उसको बदलाव कर सकते हैं। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई लक्षद्वीप के बारे में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी बार आर्टिकल, लेकिन आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। एक राइटर हैं मुकुल सांवाल, इनके द्वारा क्या बात करी गई है आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लक्षद्वीप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, लगभग 36-37 के पास जो है यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लक्षद्वीप की वेबसाइट है वो 36 आइलैंड्स बताती है। 3 मेन ग्रुप्स हैं यहाँ पर, अमनदीवी आइलैंड, लकाडेव आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड यहाँ पे बड़ा भी बोला जाता है। जो कैपिटल है लक्षद्वीप की वो कवरत्ती है, और बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो 93% के आसपास की जो पॉपुलेशन यहाँ पे है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स मेजोरिटी है, और वो भी शेड्यूल ट्राइब्स वाले आपको देखने को मिलेंगे, एसटीज़ वाले, वो सब लोग हैं। उसी के साथ जो मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ पे वो क्या होगा, लोग फिशिंग करते हैं, कोकोनट कल्टीवेट करते हैं, कॉयल ट्विस्टिंग करते हैं, रोप वगैरह बनाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये ऑक्यूपेशन लोगों का माना जाता है। ना हुआ क्या, मुद्दा ये है कि जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन आज के टाइम पर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, उसी को देखकर लोग काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने हाल ही में ही बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ कवर करी, जिसमें यहाँ पे ये बोला गया जो लक्षद्वीप के अंदर आज के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ला के पटेल साहब, इन्होंने क्या करा कि डेवलपमेंट करके कुछ रूल्स वगैरह लेकर आए, जो कि जिसके अगेंस्ट काफ़ी हद तक लक्षद्वीप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है, देखोगे ये चीज़ यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें बताई गई हैं, इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने नए नए रूल्स लेकर आ चुके हैं लक्षद्वीप के अंदर। वो कौन से हैं, एक है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन, उसके बाद लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। तो ये जो रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट वाला रूल है इसमें ये काम है, सबसे पहला वाला जो आपको रूल देखने को मिलेगा, इसके अंदर ये बोला गया है लोगों का उसको घर से हटाया जाएगा, और साथ ही साथ उन जगह पर डेवलपमेंट किया जाएगा, जो भी चीज़ें बनानी हैं वो वहाँ पर बनाई जाएंगी। हालांकि उसके रिस्पांस में उनको मुआवजा कंपनसेशन मिल जाए, लेकिन जो है उनको हटाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस रूल्स के अंदर बताया गया है। लेकिन लोग ऐसा चाहते नहीं है, लोग हटना चाहते नहीं है, लोग पहली बात बाहर से इंटरफेरेंस ही नहीं चाहते हैं। लोग का कहना यह है कि देखो जैसे चल रही चीज़ें चलती रहें। और दूसरी चीज़ लोगों ने ये बोली है कि अभी तक यहाँ पर कोविड का कोई केस नहीं था। एक टाइम पे लक्षद्वीप ऐसा माना जाता था कि कोविड फ्री उसको बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पर लक्षद्वीप के अंदर बहुत सारे कोविड केसेस देखने को मिलेंगे, और लगातार ये केसेस बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा बिल्कुल सेम सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था देव शरण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें डिस्कस करी गई थी। देखो जैसे मैंने बताया कि लोगों का जो प्राइवेट लैंड वगैरह है उसको एक तरीके से लिया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, उन लोगों को हटाया जा रहा है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आज के टाइम पर लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिल रहे हैं।
तो 2011 में केस हुआ था, उसमें भी ऐसे स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर उसका समझेंगे। एनी अटेम्प्ट बाय द स्टेट टू एक्वायर लैंड बाय प्रोमोटिंग अ पब्लिक पर्पज टू बेनिफिट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और टू सर्व एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ पीपल स्पेशली ऑफ द कॉमन पीपल डिफीट्स द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ पब्लिक पर्पज। यानी कि हो क्या कि देखो, अगर किसी भी पर्सन का लैंड एक्वायर किया जा रहा है, किसी भी पब्लिक का लैंड एक्वायर किया जा रहा है किसी भी पर्पज़ के लिए, पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक पर्पज़ को डिफीट करता है, पब्लिक पर्पज़ के कॉन्सेप्ट को वायलेट करता है। तो ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा आज के टाइम पर और लोगों को हटाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मालदीव्स के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपेयर किया गया मालदीव्स को किससे, यहाँ पर आप देख पाओगे, सॉरी मालदीव्स मैंने बोल दिया यहाँ पर, लक्षद्वीप ठीक है, लक्षद्वीप की बात हो रही है यहाँ तक। अगर मैंने कहीं मालदीव्स बोला हो तो सॉरी उसके लिए, यहाँ पे लक्षद्वीप तक बात हुई थी ना। यहाँ पर लक्षद्वीप को कंपेयर किया गया है मालदीव से। तो मालदीव्स में अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छे से चली हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर वर्क करी गई है, इकोसिस्टम बचा है, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट किया है, लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन लक्षद्वीप के अंदर ये चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करी जा रही हैं। हालांकि इकोसिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तभी तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल मैंने एक पिक्चर दिखाया था, लोग पानी के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने 12 घंटे तक हंगर स्ट्राइक करी है, भूखे रह के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है कि यहाँ पर क्या है कि जो सरकार है वापस से बुला ले प्रफुल्ल के पटेल को, क्योंकि इनका काम अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद और क्या बोला यहाँ पे गया है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि जो वही है ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस के बारे में बात करी गई है। जो आज के टाइम पर ये जो रिलेशन दिखाया जा रहा है वो एक तरीके से एक फोर्सफुली यहाँ पे काम किया जा रहा है सोसाइटी के प्रति, ऐसा यहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिल रहा है। और जो ये आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल खुद मुकुल सांवल जी ने लिखा है। ये खुद एक फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं जो कि लक्षद्वीप के, ठीक है, 1970s के आसपास। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इन्होंने एट द लास्ट ये भी बोला है इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि यहाँ पर इंटरफेरेंस करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ये और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, बस इतना ही है। और हाँ देखो, जो डेवलपमेंट वाला रूल है ये मैंने यहाँ पे भी पोस्ट कर दिया है, इसको भी आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। जो पहला वाला रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ भी डाल दी, आप लोग जाकर इसको भी पढ़ सकते हो। ओके, तो नोट्स आपको यहाँ पे प्रॉपरली पूरे मिल जाएंगे। तो ये था पूरा मुद्दा लक्षद्वीप वाला। अब आपका काम क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये काम है कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना है। वैसे इसमें इजराइल और फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत करी गई है। कल ही मैंने पूरा का पूरा डिटेल में इजराइल और फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया है, ठीक है। तो कल वाला वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे, और जो ये पर्सन है ना, ये कौन है, खुद ही एक इजरायली डिप्लोमेट है। तो इसराइल को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे ये बोल रही है कि हमास जो है आज के टाइम पर काफ़ी बुरी तरीके से वर्क कर रहा है, और हमास ने काफ़ी हद तक लोगों का प्रोटेक्शन लेकर लोगों की जान दी, लोगों को जान से मारा है। तो ये खुद इजरायली डिप्लोमेट है, तो यहाँ पर इसराइल को सपोर्ट करती हुई नज़र आएंगी। उसके बाद ये कोविड-19 वेव को लेकर बातचीत करी गई है कि कोविड-19 वेव के प्रति हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, वही सारी चीज़ें, ICU या फिर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो भी डिजीज़ है जैसे टैकल करने के लिए हम लोग को अपने पहले से ही चीज़ें तैयार रखनी होंगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कोविड-19 को लेकर बातचीत करी गई है, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्या है आपका, चलो ये तो मत पढ़ना, ये तो खैर आर्टिकल इजराइल फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर से आपको कॉन्फ्लिक्ट आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा, तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगा। ये वाला आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाला आर्टिकल पढ़ना, और फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके, ये वाला ज़रूर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ने की आप लोग भी हैबिट बना लो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।